रद्दी वाला। महेश की एक बड़े शहर में एक छोटी सी दुकान थी। वह उस दुकान पर छोटा मोटा सामान बेचा करता था। आसपास के लोगों से अच्छी बनी थी, इसलिए वो उसी से सारा सामान खरीदते थे। इससे उसका गुजारा चलता था। इतने सालों से वहां पर काम करने पर भी उसका धंधा नहीं बढ़ा। एक दिन उसका भाई सुरेश उससे मिलने आया। अरे महेश, तुम्हें गांव से यहाँ आए हुए 10 साल हो गए, पर तुम आज भी वही काम करते हो। ये तो सच है। मैं भी सोचता हूँ कि कब तक मैं यही छोटा मोटा सामान बेचता रहूँ। मुझे कुछ बड़ा व्यापार करना था, पर मैं नहीं कर पाया। अरे तो तुम अपना धंधा बदल लो। लगता है ये काम तुम्हें जमेगा नहीं। तो मैं क्या करूँ? तुम कबाड़ी की दुकान खोल लो। मैंने सुना है कि बड़े शहरों में कबाड़ बेचने का व्यापार बहुत चलता है, क्योंकि आए दिन यहाँ के लोग नया सामान खरीदकर पुराना सामान कबाड़ में बेच देते हैं। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा। मैं अब ऐसा ही करूँगा। महेश ने कुछ ही दिनों में कबाड़ी का काम शुरू कर दिया। अब वह सुबह सुबह एक साइकिल पर कबाड़ खरीदने पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाता और फिर वही सामान दुकान पर इकट्ठा कर लेता और इकट्ठा कर बड़े कबाड़ी को बेच देता। अरे वाह, आज पहले ही दिन मैंने 500 रुपए का कबाड़ खरीदकर उसे 800 में बेच दिया। ये धंधा तो मेरे लिए फिट बैठा है। इसी तरह एक दिन सुबह सुबह महेश अपनी साइकिल पर कबाड़ खरीदने के लिए निकला। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, रद्दी, पेपर, अखबार, कबाड़ी वाला। अरे ओ कबाड़ी वाले भैया, जरा इधर तो आना। हाँ जी, बोलिए। मुझे ये पुरानी सिलाई मशीन बेचनी है, क्या दाम दोगे? जी, ये तो बहुत पुरानी लगती है, चलती भी नहीं। इसके तो मैं केवल सिर्फ 50 रुपए ही दे पाऊंगा। क्या कहा? 50 रुपए? चलो ठीक है। महेश ने 50 रुपए देकर वह मशीन ले ली। महेश ने दुकान पर आकर अगले दिन जब उस मशीन को साफ किया, अरे वाह, इतनी पुरानी होकर भी ये इतना बढ़िया काम करती है। इसे थोड़ा चमका देता हूँ, फिर ये शायद बिक जाए। एक दिन महेश अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। अरे वाह, ये मशीन तुम्हारे पास कैसे आई? अरे साहब, ये मशीन मैंने किसी से खरीदी है। अब मेरा मतलब, ये मशीन तो 100 साल पुरानी है। क्या तुम इसकी कीमत जानते हो? नहीं जी, मुझे इसकी कीमत तो नहीं पता, पर यह मशीन चलती है। अरे तुम इसे एंटीक की दुकान पर लेकर जाओ, फिर देखना तुम्हें लाखों मिल सकते हैं। क्या कहा? लाखों? आप सही कह रहे हैं? हाँ हाँ, यकीन नहीं है तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। महेश उस आदमी के साथ एंटीक की दुकान पर जाता है। वहाँ उसे उस मशीन के 5 लाख रुपए मिलते हैं। महेश ने उन पैसों में से 50,000 रुपए उस आदमी को भी दे दिए और बाकी पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। गन्ने का रस। एक गांव में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गन्ने का रस बेचता था। उसके गन्ने का रस बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता था, पर वह खुद बहुत ही कड़वा बोलने वाला और झगड़ालू व्यक्ति था। राम कुमार, तुम्हारे दुकान के गन्ने का रस पीने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ ठीक है, सभी लोग यह कहते हैं, इसमें नया क्या है? राम कुमार हमेशा परेशान रहता था। ओह, इन ग्राहकों ने तो नाक में दम कर दिया है, थोड़ी भी देर चैन से नहीं बैठने देते। अरे भाई राम कुमार, कहाँ हो? बोलो, क्या बात है? तुमने इस बार भी मेरा कर्जा नहीं चुकाया और ब्याज भी देर से देते हो। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, देता हूँ ना। इसमें इतना क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तुम हर बार यही कहते हो। देखो, मुझे जल्दी से पैसे लौटा दो वरना। हाँ हाँ, क्या वरना? क्या कर लोगे? मुझे धमकी देते हो? तो लो, मैं आज से तुम्हारे पैसे चुकाने से मना करता हूँ। देख लूँगा कैसे नहीं दोगे। अभी हंस रहा हूँ, फिर आऊँगा। ओह, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तभी उसकी दुकान पर एक मंत्री आए। राम कुमार, तुम्हें राजा ने याद किया है। उन्होंने तुमसे 2 बाल्टी गन्ने का रस मंगवाया है। कल दोपहर से पहले रस लेकर पहुंच जाना। हाँ हाँ, पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने सुबह ही सारा रस निकाल कर रख दिया।
फिर वो शंभू गाड़ी वाले का इंतजार करने लगा, जिसमें रखकर वो रस राजमहल पहुंचाता है। जब तक शंभू आएगा मैं घर जाकर खाना खा लेता हूँ, फिर शंभू के साथ रस को लेकर राजमहल जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद जब राजकुमार वापस आता है तो देखता है दोनों बाल्टी रस गायब है। अरे यह क्या, रस कहाँ चला गया? वो निराश होकर शंभू के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है और वहां जाकर सारी बात मंत्री को बताता है। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि चोरी किसने की है। अगले दिन मंत्री सुबह ही राजकुमार के पास पहुंच गया। क्या तुम्हें किसी पे शक है? जी, मुझे मनोज पे शक है। तभी वहां से राजा का हाथी गुजरता है। अरे वाह, क्या ये राजा का हाथी यहाँ भी आता है? हाँ जी, ये तो रोज यहाँ से निकलता है और कई बार रस भी पीना चाहता है। जो भी रस गिर जाता है उसे ये चाट लेता है। तो लगता है कल भी इसने ही रस पिया है। हाँ, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने गुस्से की वजह से ध्यान नहीं दिया कि हाथी भी यहाँ से गुजरता है। मैं तो यूं ही मनोज पर शक कर रहा था। गुस्से में हम अपने अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ लेते हैं। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें MG रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है। ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए MG रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा, ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता। इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था।
रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है। कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियाँ उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियां उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूँगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नज़र रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। 3 सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे अंडों के कारोबार के साथ साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं। इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है। अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियाँ बेचना। अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है। लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ। ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जो उसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ।
दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना।